नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि इस टाइम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी की वैकेंसियाँ आई है और इसका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोग यूथ कंपटीशन की जो ज्योग्राफी की बुक है इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इसी को दोस्तों सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों पर्वतों का वर्गीकरण, जिसमें 2 भाग हो चुका है दोस्तों, आज तीसरा पार्ट है। तो आइए दोस्तों हम लोग पार्ट 3 देखते हैं, पर्वतों का वर्गीकरण। और यूथ कंपटीशन की जो ये बुक है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस बुक में दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं शिक्षक से संबंधित अदर स्टेट के सभी को इसमें समाहित किया गया है दोस्तों। और ये दोस्तों बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस बुक का आप रिवीजन 2-3 बार 4 बार कर जरूर जाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों चैनल को, जिससे आपको जब हम बना कर डालें तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 341 नंबर पे हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, दिया है दोस्तों कि यदि किसी वलन में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो तो यह किस प्रकार के वलन के उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि किसी वलन में दोनों किनारे समानांतर होने पर, मतलब दोनों किनारा दोस्तों एक हो गया, ये दोनों किनारा समानांतर होने पर, ये समानांतर ऐसे होने पर दोस्तों, ठीक, समानांतर होने पे एक दूसरे के क्षैतिज भी हो तो यह किस प्रकार के वलन के उदाहरण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्याम। ठीक है दोस्तों, यूजीसी नेट में पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि ये दिया है सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश, पार्श्व भ्रंश, स्टेज भ्रंश। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसका हम लोग देखते हैं कौन सा सही है दोस्तों। तो सामान्य भ्रंश जो होता है दोस्तों, ये सामान्य भ्रंश है जो दोनों शैल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है दोनों शैल खंडों के विपरीत दिशाओं में विस्थापन। ठीक है, दोनों शैल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन, विपरीत दिशा में दोस्तों, ठीक, दोनों शैल खंडों को विपरीत दिशा में विस्थापन। तो ऑप्शन ए इसका सही है, इसका ये सही है दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों उत्क्रम भ्रंश में कौन है दोस्तों, कह रहा है दोनों शैल खंडों का एक दूसरे की ओर संचलन। उत्क्रम मतलब उल्टा होता है ना दोस्तों, उत्क्रम दोनों शैल खंडों का एक दूसरे की ओर संचलन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी का उत्क्रम भ्रंश का ये सही होगा, दोनों शैल खंडों का एक दूसरे की ओर संचलन, दोनों जो एक दूसरे की ओर संचलन करते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्क्रम भ्रंश। और दोस्तों ऑप्शन बी दिया है, बी सूची में दिया है दोस्तों पार्श्व भ्रंश है दो भ्रंश तल के सहारे जो भ्रंश तल है के सहारे शैल खंड का क्षैतिज विस्थापन। ठीक है दोस्तों, जो शैल खंड है, शैल खंड का क्षैतिज विस्थापन। ठीक है दोस्तों, तो ये सी का 3 होगा। ठीक है, और स्टेज भ्रंश दोस्तों, जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो, ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेज भ्रंश हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसको दोस्तों जो जैसे दिया वैसे ही सुमेलित करना था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य भ्रंश, दोनों शैल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन। उत्क्रम भ्रंश, दोनों शैल खंडों का एक दूसरे की ओर संचलन। पार्श्व भ्रंश क्या होता है, भ्रंश तल के सहारे शैल खंडों का क्षैतिज विस्थापन।
स्टेज भ्रंश, जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढालान उसी दिशा में हो, ठीक है, उसी दिशा में हो तो स्टेज भ्रंश कहलाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 343। कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? ठीक, अंतर्जनित बल नहीं है दोस्तों, जो अंतर्जनित बल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तनाव, ठीक, तनाव भी है दोस्तों, संपीड़न भी है, अभ्रंशन भी है, लेकिन अपर्दन दोस्तों एक बहिर्जात बल है दोस्तों, अपर्दन, ठीक, अनुच्छादन के अंतर्गत आता है दोस्तों अपर्दन है, तो ये बहिर्जात बल है, अंतर्जात बल नहीं है दोस्तों, ठीक। संपीड़न, तनाव, अभ्रंशन ये सब तो अंतर्जात बल है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, दिया है दोस्तों, कह रहा है अपर्दन अंतर्जात बल नहीं है, अपर्दन अंतर्जात बल नहीं है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं तथा सतह पर असमताओं को जन्म देते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं, ठीक, अंतर्जात बल कहते हैं। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, ठीक, जब कोई बल है दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसे तनाव मूलक बल कहते हैं, ठीक। तनाव के कारण धरातल पर भ्रंश, दरार, चटकने आ जाती हैं, तनाव के कारण भ्रंश भी होगा, दरार भी हो जाएगी, चटकने भी आ जाती हैं। साथ ही इस बल के द्वारा ही अवरोधक पर्वत का निर्माण होता है, ठीक, अवरोधक पर्वत का भी निर्माण होता है साथ ही, ठीक है दोस्तों, अवरोधक पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक, इसी भ्रंश के कारण। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है, ठीक, ये भ्रंश द्वारा नहीं बनता है, स्थल रूप कह रहा है। ग्रोवेन ये तो बनता है दोस्तों, हॉर्स, नपे और भ्रंश घाटी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, नपे, क्योंकि दोस्तों हॉर्स ये भी बनता है, ग्रावेन को ही भ्रंश घाटी भ्रंश कहते हैं, छोटा भ्रंश को, अब भ्रंश घाटी तो भ्रंश होता ही है। आइए दोस्तों इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। यूपी टीजीटी 2011 में पूछा है दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है, जो भ्रंश के द्वारा नहीं बनता है, ठीक है, तो नपे नहीं बनता है। ग्रीवाखंड या नपे का निर्माण वलन क्रिया द्वारा होता है, ठीक, ग्रीवाखंड या नपे द्वारा, नपे का निर्माण वलन क्रिया द्वारा होता है जब संपीडनात्मक बल बहुत अधिक प्रभावी होता है, ठीक, संपीडनात्मक बल जब बहुत अधिक प्रभावित होता है तो चट्टानों की दरारें वलन अक्ष पर टूट जाती हैं, ठीक, और एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं या आगे बढ़कर एक दूसरे पर आरोपित हो जाती हैं, ठीक, तो उसे ग्रीवाखंड कहा जाता है या नपे कहा जाता है, ग्रीवाखंड का लो या नपे कह लो, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, जो स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है, ठीक है, नपे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं भूसन्नतियों के किनारे पर निर्मित समानांतर सीमांत श्रेणियों को कहते हैं, ठीक, भूसन्नतियों के किनारे पर निर्मित समानांतर सीमांत श्रेणियां को कहते हैं, क्या कहते हैं, भूसन्नति किनारों पर निर्मित समानांतर श्रेणियों को क्या कहते हैं, क्रेटोजन, हॉर्स, अग्रदेश, रेड क्रेटन, ठीक है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों निर्मित समानांतर सीमांत श्रेणियों को कहते हैं, तो दोस्तों देखिए जैसे इसमें दिया है दोस्तों, कह रहा है भूसन्नतियों के किनारे पर निर्मित, जो किनारे हैं, किनारा तो दो ही होगा दोस्तों ना, किसी चीज का दो होगा, एक दो, निर्मित समानांतर सीमांत श्रेणियों को क्या कहते हैं, समानांतर सीमांत श्रेणियों को क्या कहते हैं, समानांतर ऐसे ऐसे जो चलता है दोस्तों, समानांतर श्रेणियों को क्या कहते हैं, तो रेडिजन कहते हैं। जो क्रेटोजन होता है दोस्तों, ये चारों तरफ पाया जाता है, चारों तरफ से, ठीक, उसको क्रेटोजन कहते हैं, और रेडिजन जो दो तरफ से बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि भूसन्नतियों के किनारों पर निर्मित समांतर सीमांत श्रेणियों को रेड केटन कहते हैं, ठीक है। पर्वत निर्माण
भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादक कोवन ने किया। ठीक, पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन कोवन ने किया। कोवर के अनुसार भूसन्नति का मलबा वलित होकर मोड़ के रूप में बदल जाता है। ठीक, भूसन्नति है जो वहां पे उसका मलबा वलित होकर मोड़ों के रूप में बदल जाता है तथा भूसन्नतियों के दोनों किनारे वाले भाग पर दो पर्वत श्रेणियों का आविर्भाव होता है, जिसे कोवन ने रेड केटन नाम दिया। जो दोनों किनारों वाले भाग को, ठीक है, दोनों किनारों वाले भाग को तो रेड केटन नाम दिया। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशी पट्टिका के अभिसरण से हुआ। ठीक, निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशी पट्टिका के अभिसरण से हुआ। ठीक, किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशी पट्टिका के अभिसरण से हुआ। यूराल पर्वत, यूराल, आल्प्स, अपलेशियन, एंडीज। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण महासागरीय और महादेशी पट्टिकाओं के अभिसरण से हुआ। ठीक है दोस्तों, तो महासागरीय और महादेशी यानी कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट पट्टिका अभिसरण से हुआ तो एंडीज का हुआ दोस्तों। ठीक है, एंडीज पर्वत का। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। कह रहा है एंडीज पर्वत का निर्माण। ठीक, एंडीज पर्वत का निर्माण, जो एंडीज है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है। अमेरिका दक्षिण अमेरिका का वहीं पे है दोस्तों एंडीज पर्वत। ठीक, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, का निर्माण महासागरीय और महादेशी पट्टिका के अभिसरण से हुआ। ठीक, महाद्वीपीय प्लेट सीमांत, महासागरीय प्लेट सीमांत के अभिसरण विनाशात्मक प्लेट सिद्धांत के रूप में पाया जाता है। ठीक, विनाशात्मक प्लेट के रूप में पाया जाता है। विनाशात्मक प्लेट सीमांत के सहारे दो प्लेटों का अभिसरण होता है, दो प्लेटों का अभिसरण होता है। इसमें जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट सीमांत का अभिसरण होता है, इसमें जब महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट सीमांत का अभिसरण होता है तो अपेक्षाकृत भारी महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे मुड़कर बेनियम जोन के सहारे क्षेपित होती है। जब प्लेटों का पार्श्विक द्रवण होता है, ठीक, तथा अंत में प्लेट पूर्ण रूप से द्रवित होकर मैग्मा का सृजन करती है। यही मैग्मा गर्म होकर महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे से ऊपर उठने का प्रयास करता है, जिसे पर्वतों की उत्पत्ति होती है। एंडीज पर्वत का निर्माण भी प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से हुआ। ठीक, दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसरण से हुआ। किसका? एंडीज का। अब आपसे पूछ लिया कि एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो एंडीज पर्वत का निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किलिमंजारो पर्वत है। ठीक, किलिमंजारो पर्वत है केन्या में, ठीक, सोमालिया में, मोजाम्बिक में, तंजानिया में। ठीक है दोस्तों, तो किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है दोस्तों। ठीक है, तंजानिया में किलिमंजारो तंजानिया, तंजानिया। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत है। ठीक है दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ है तंजानिया में किलिमंजारो? अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम बिंदु है किलिमंजारो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग विश्व के मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों को सही व्याख्या है? तो ऑप्शन साथ है दोस्तों, ये तो सभी को पता है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया है
प्लेट शब्द नामकरण स्वतंत्र टूजो विल्सन 1965 द्वारा किया गया। विवर्तनिक क्रियाओं के आधार पर अब तक 7 प्लेटों का निर्धारण किया गया है जो निम्न है। अब तक कितने प्लेटों का दोस्तों? 7 प्लेटों का निर्धारण किया गया। जो यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिकी प्लेट। ठीक है दोस्तों, 7 प्लेटों का निर्माण किया गया है। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? ठीक, बड़ी प्लेट का तो ये तो दोस्तों पता है, प्रशांत और नजका, फिलीपींस और कोकोस के लोग को छोटी प्लेटें हैं। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तेरह प्रशांत सबसे बड़ी प्लेट है। प्लेट विवर्तन क्रियाओं के आधार पर तथा 6 प्रमुख तथा 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया गया जो निम्नलिखित है। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, प्लेट शब्द का नामकरण टूजो विल्सन ने किया था 1965 में। ठीक, एनसीईआरटी द्वारा प्लेटों की संख्या 7 मानी गई है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है। जब अत्यधिक वलन हो जाता है, ठीक, अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है विलोम भ्रंश, ठीक, भू स्तन भ्रंश, विखंडित भ्रंश, नपे निर्माण। तो दोस्तों अत्यधिक वलन से नपे निर्माण होता है। ठीक, ज़्यादा वजह से वलन हो गया, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे दोस्तों ज़्यादा वलन होगा तो नपे ग्रीवाखंड एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाएंगे ना, तो नपे को ही ग्रीवाखंड कहते हैं। तो इसीलिए अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप नपे का निर्माण होता है। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप नपे का निर्माण होता है। जब अत्यधिक वलन हो जाएगा तो नपे का निर्माण होता है। नपे या ग्रीवाखंड तीव्र क्षैतिज संचलन या संपीड़न का परिचायक है। नपे या ग्रीवाखंड तीव्र क्षैतिज संचलन या संपीड़न का परिचायक है। परिवलित वलन में दोनों भुजाएं समानांतर तथा क्षैतिज होती हैं। इसमें परिवलन में दोनों भुजाएं समानांतर तथा क्षैतिज होती हैं और अधिक संपीड़न होने पर परिवलित मोड़ का एक खंड दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इसमें भी अधिक संपीड़न होने पर वलन की भुजा इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वलन के अक्ष पर टूट जाती है तथा निचली परतें ऊपर आ जाती हैं। इस प्रकार क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न के जारी रहने पर वलन की पट्टी टूटी हुई भुजा अपने स्थान पर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है। इसे ग्रीवाखंड या नपे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? विवर्तनिक बल के कारण। ठीक है दोस्तों, हैंगिंग वैली, ठीक, हैंगिंग वैली या यू आकार वाली घाटी, अंध घाटी या रिफ्ट घाटी। ठीक है, तो विवर्तनिक बल के कारण, ठीक, तो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? तो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है विवर्तनिक बल के कारण। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है विवर्तनिक बल द्वारा रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। ठीक, विवर्तनिक बल द्वारा रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, जबकि हैंगिंग घाटी और यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, हैंगिंग घाटी तथा यू आकार घाटी हिमानी द्वारा निर्मित होता है। भूमिगत जल के कार्य से निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां अंधी घाटी हैं। ठीक, भूमिगत जल के कार्य से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उसको अंधी घाटी है, और यू हैंगिंग वैली या लटकती घाटी इसको कहते हैं, और यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा निर्मित
होती हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 352। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन तथा दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, सही उत्तर चुनना है दोस्तों। ठीक, कह रहा है पट्टिका उपांत यानी प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। ठीक, पट्टिका उपांत और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। ठीक है, आर कह रहा है अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर आते हैं। ये भी सही है, एक दूसरे से संबंध होते हैं। सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध हो गया है कि ठीक सिद्ध हो गया है कि किसके प्लेट विवर्तनिक से ज्वालामुखी की उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है। ज्वालामुखी रचनात्मक किनारा और विनाशात्मक किनारा के माध्यम से आता है। ठीक, रचनात्मक किनारा और विनाशकारी किनारा दो होता है, उन दोनों के माध्यम से आता है। विश्व का 80% ज्वालामुखी विनाशकारी अभिसरणीय किनारा तथा 15% रचनात्मक यानी अपसरणीय किनारों के माध्यम से आता है। यानी कि विश्व का 80% ज्वालामुखी विनाशकारी किनारा है और 15% रचनात्मक किनारा के माध्यम से आता है। इसलिए कथन ए और कथन आर दोनों सही है तथा अभिकथन ए तर्क आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भू आकृति संकट घटना क्षेत्र को सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, कह रहा है भ्रंशन, ऑप्शन भ्रंशन क्राकाटोआ भूकंप, ठीक, ज्वालामुखी यूनान भूकंप, द्रव्य स्थितिक दबाव गुजरात भूकंप, प्लेट खिसकना कैलिफोर्निया भूकंप। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भ्रंशन कहाँ होगा दोस्तों, कैलिफोर्निया भूकंप। जब कैलिफोर्निया भूकंप आया था 1906 में तो भ्रंशन द्वारा हुआ था। ठीक, और दोस्तों ऑप्शन बी देखते हैं, ज्वालामुखी था दोस्तों क्राकाटोआ भूकंप। ठीक, ए ज्वालामुखी भूकंप क्राकाटोआ भूकंप 1883 में जो आया था। ठीक, द्रव्य स्थैतिक दबाव, ठीक, द्रव्य स्थैतिक दबाव इसको यूनान भूकंप कहते हैं। ठीक, यूनान भूकंप। और जो दोस्तों एक बचना प्लेट खिसकना गुजरात भूकंप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको सुमेलित करते हैं कौन सही है। ए का 4 दोस्तों एक में दिया है, एक ही में, तो ये ए का 4 यही हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा ज्वालामुखी क्राकाटोआ भूकंप, स्थैतिक दबाव जो होगा सी होगा यूनान भूकंप। ठीक, प्लेट खिसकना भूकंप मतलब गुजरात भूकंप। ठीक, प्लेट जब गुजरात में भूकंप आया था 2001 में तो ये प्लेट खिसकने के कारण आया था। ठीक है, 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, प्लेट खिसकने के कारण आया था। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्लेट खिसकना गुजरात भूकंप दोस्तों, द्रव्य स्थैतिक दबाव यूनान भूकंप, ज्वालामुखी क्राकाटोआ भूकंप, भ्रंशन कैलिफोर्निया भूकंप। ठीक है, कैलिफोर्निया दोस्तों भ्रंशन के द्वारा आता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से कौन भू अभिनतिक संकल्पना से संबंधित नहीं है। ठीक, इनमें से कौन भू अभिनतिक संकल्पना से संबंधित नहीं है। कौन भू अभिनतिक संकल्पना से संबंधित नहीं है, भू अभिनतिक। ठीक, हालोडाना, हाग, डेविस, सुकर्ट। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इनमें से कौन जो है इससे संबंधित नहीं है, तो भू अभिनति से। ठीक, तो हालोडाना, हाग, सुकर्ट ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन डेविस भू अभिनति संकल्पना से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है
हालडाना हालडाना ऑग तथा सुकर्ट भू अवनति संकल्पना से संबंधित सुकर्ट, ठीक है। भू अवनतियों की संकल्पना हाल और डाना की देन है। संकल्पना की बात करेगा तो हाल और डाना हो जाएंगे, परंतु इसके विकास के सिद्धांत का श्रेय वास्तव में हॉक को जाता है, ठीक है, हॉक को जाता है। डेविस ने भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था 1899 में, ठीक। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हाले और डाना द्वारा, ठीक है। और J.H. स्टीवर्स, J.W. इवांस, ठीक है। तो हाल और डाना ये संकल्पना दिए थे दोस्तों, ठीक। हाल और डाना और सिद्धांत हॉक दिया था, ठीक। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊपर तो दिया है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया हैरी हेश, हालम हर्टजलर और डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, मॉर्गन महोदय ने दिया था। एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो रहा है कि निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक, प्लेट सिद्धांत का प्रतिपादन किया प्लेट विवर्तनिक का हैरी एस मॉर्गन, ये दोनों लोग तो थे दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं इसका, ठीक। आंसर की में ए ही दिया है दोस्तों, ठीक है। हैरी एस है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी एस ने किया था, ठीक। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। तेरा स्थलीय भूखंड को प्लेट कहते हैं, ठीक, तथा इन प्लेटों के प्रवाह एवं स्वभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं, ठीक। स्वभाव एवं प्रभाव से संबंधित प्लेट विवर्तनिक। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन किया था, जो कनाडा का था दोस्तों, 1965 में दिया था, तथा सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय हैरी हेस को जाता है। अगर सिद्धांत की बात करेंगे तो हैरी हेस आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है, प्लेट की। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया? टूजो विल्सन, मैकेंजी, पार्कर, उपयुक्त सभी, तीनों ने दोस्तों किया था इसमें विस्तारित। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, काफ़ी बड़ी व्याख्या है। तेरा प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना को टूजो विल्सन, डीपी मैकेंजी तथा आरएल पार्कर ने इस संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया। टूजो विल्सन, डीपी मैकेंजी और पार्कर उपयुक्त तीनों प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना से संबंधित हैं। पार्कर, मैकेंजी, विल्सन। 1964 में मैकेंजी और मॉर्गन ने विश्व को विभिन्न प्लेटों में बांटकर उनकी गति एवं समय की व्याख्या करने का प्रयास किया, ठीक। 1967 में मैकेंजी और मॉर्गन ने विश्व को विभिन्न प्लेटों में बांटकर उनकी गति एवं समय की व्याख्या करने का प्रयास किया, ठीक है। मॉर्गन के अनुसार पृथ्वी पर 6 बड़ी और 20 मध्यम एवं छोटी प्लेटें हैं। मॉर्गन के अंदर 6 बड़ी प्लेटों का नाम इस प्रकार है। कह रहा है दोस्तों कि यूरोपियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, अमेरिकी प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है दोस्तों, 6 है। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार 7 बड़ी प्लेटें तथा 20 छोटी प्लेटें हैं एनसीईआरटी के अनुसार। तो दोस्तों एनसीईआरटी के भी अनुसार आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे है, मतलब जिस हिसाब से पूछेगा उसी हिसाब से लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों?
पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? अफगानिस्तान में, मिस्र में, ईरान में, तुर्की में। तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है, अफगानिस्तान में अवस्थित है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है पंजशीर अफगानिस्तान में अवस्थित एक घाटी है। यह राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदुकुश पर्वत के पास स्थित है, ठीक। तो पंजशीर अफगानिस्तान में स्थित है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला दोस्तों पश्चिमी घाट है कि पूर्वी घाट है कि हिमालय है कि अरावली है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है दोस्तों। सबसे पुरानी क्या? विश्व की सबसे पुरानी है दोस्तों। आइए दोस्तों इसमें हम व्याख्या देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, ठीक, अरावली है। अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार दिल्ली से पालनपुर तक है। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयपुर में जरगा पहाड़ी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम मेवाड़ पहाड़ी है। अरावली की सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है, ठीक है दोस्तों। अरावली का सबसे ऊंचा भाग क्या है? गुरु शिखर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 360 नंबर का। कह रहा कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश। अब दोस्तों पूरी जगह कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, किसका उदाहरण है दोस्तों? तो वामावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, वामावर्त गति के साथ अपसारी सीमा, दक्षिणावर्त गति के साथ अभिसारी सीमा, ठीक है दोस्तों। तो कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का उदाहरण है, ठीक है। दक्षिणावर्त गति के साथ, ठीक, रूपांतरित सीमा का उदाहरण है। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश पर्वतीय या नती लंबी स्फर्ण या विदारण भ्रंश का उदाहरण है। इस प्रकार के भ्रंश में दो विपरीत दिशाओं से दबाव आ जाने के कारण दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे ऊपर उठ या नीचे धंसने के बजाय क्षैतिज दिशा में आगे खिसक जाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्षैतिज दिशा में आगे खिसक जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों कि कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश जो है पार्श्वीय या नतिलंब स्फर्ण या विदारण भ्रंश का उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन है, देखो। सैन एंड्रियास भ्रंश क्या कह रहा है? पार्श्वीय या नतिलंबी या स्फर्ण या विदारण भ्रंश का उदाहरण है, ठीक। 4 दिया है दोस्तों, ठीक है, का उदाहरण है। इस प्रकार के भ्रंश में दो विपरीत दिशाओं से दबाव आ जाने के कारण दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे ऊपर उठ या नीचे धंस जाए क्षैतिज दिशा में आगे पीछे खिसक जाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत नहीं है, ठीक है। एंडीज, हिमालय, आल्प्स, ठीक, एंडीज, हिमालय, आल्प्स और ब्लैक फॉरेस्ट। तो दोस्तों इसमें से ब्लैक फॉरेस्ट दिया है, ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों, वलित पर्वत नहीं है ब्लैक फॉरेस्ट।
आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ये ब्लॉक फॉरेस्ट जो ब्लॉक पर्वत है जिसे खंड पर्वत भी कहा जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है। अपू जगह खंड पर्वत किसको कहते हैं, ब्लॉक पर्वत को कहते हैं, का उदाहरण है। यह यूरोप के जर्मनी में स्थित है। ब्लॉक पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों, यूरोप के जर्मनी में स्थित है, ठीक। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण यूराल पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत के पर्वत हैं, यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं, ठीक है। तो नवीन वलित पर्वत, जटिल वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, सरल वलित पर्वत, ठीक है दोस्तों। तो यूराल पर्वत है दोस्तों जो ये प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत हैं, ठीक। प्राचीन वलित पर्वत हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत है, प्राचीन वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है यूराल पर्वत प्राचीन वलित श्रेणी का पर्वत है, किसका है, प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी का है। अन्य वलित पर्वत, जैसे अन्य वलित पर्वत देख लेते हैं, अपलेशियन, अरावली, विंध्य आदि, ये पर्वत लहरदार होते हैं। अब ये पर्वत लहरदार होते हैं, अपलेशियन, अरावली और विंध्याचल, ठीक है। इनमें अभिनति या अपनति पाई जाती है। जब लहरदार होंगे तो इसमें अभिनति अपनति तो पाई ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार के सबसे युवा पर्वत कौन से हैं, सबसे युवा पर्वत, तो दोस्तों हर्ष पर्वत, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, तो हिमालय। तो दोस्तों संसार का सबसे युवा पर्वत हिमालय है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है हिमालय विश्व का नवीनतम मोहदार पर्वत है, ठीक, जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित है। जिससे मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित, इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, टर्शियरी काल में हुआ था। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व मुख में नामचा पर्वत तक फैली है, ठीक है। इन दोनों स्थानों पर दो तीखे मोड़ पाए जाते हैं, ठीक है, तीखे मोड़ पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है दोस्तों संसार का सबसे युवा पर्वत कौन है, तो हिमालय है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, किस युग में हुआ था, ठीक। तो कैलिडोनियन युग में, मेसोजोइक युग में, पर्शियन युग में, टर्शियरी युग में, ठीक है दोस्तों। तो इसका निर्माण दोस्तों कैलिडोनियन युग में हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था, ठीक है। कैलिडोनियन जैसे पहली हलचल है सी चर्नियन, सी कैलिडोनियन, एच हर्शिनियन, ए अल्पाइन, ठीक है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था, ठीक है। आइए दोस्तों अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था, जो सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है, ठीक। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। आबू में स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 17-22 मीटर है, 17-22 मीटर है, ठीक है। माउंट आबू में है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में है स्थित, ठीक है। माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्लेट का भाग नहीं है, भारतीय प्लेट का भाग नहीं, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, श्रीलंका, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब दोस्तों ये भारतीय प्लेट का भाग नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी है, बोर्नियो भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन सऊदी अरब नहीं है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। व्याख्या में कह रहा है कि सऊदी अरब भारतीय प्लेट का भाग नहीं है, क्योंकि अदन की खाड़ी तथा लाल सागर के दोनों ओर महाद्वीप भाग के बाहर की ओर गतिशील होने के लिए दो ध्रुवों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यह क्षेत्र न्यूनवियन प्लेट, सोमाली प्लेट एवं अरेबियन प्लेट का मिलन क्षेत्र है, तथा ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो और श्रीलंका भारतीय प्लेट का खंड है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया,
बोर्नियो और श्रीलंका ये भारतीय प्लेट का खंड है, ठीक है, लेकिन सऊदी अरब नहीं है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो नेट जीआरएफ में पूछा है। जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात या एंडोजेनिक बल प्रतिकूल यानी कि उल्टा क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव दोनों पैदा होता है। दबाव भी पैदा होगा दोस्तों और तनाव पैदा होते हैं, और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्वरूप का निर्माण होता है। तब यह प्रक्रिया कहाँ जाती है, क्या कहलाती है प्रक्रिया, कही जाती है, क्या कही जाती है, वलीयकरण, भ्रंशीकरण या समवलनीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों इसकी, ठीक, ऑप्शन डी सही है, समवलनीकरण, समवलनीकरण है, ठीक है। जब एक बार और दोस्तों इसको अच्छे से थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात बल क्षैतिज रूप से कार्य करता है, प्रतिकूल दिशा में अपोजिट दोनों, ठीक, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होता है। जब प्रतिकूल काम करेगा दोस्तों तो दबाव और क्या तनाव पैदा होगा, और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्वरूप का निर्माण होता है। गुंबदाकार दोस्तों, जैसे गुंबदाकार, ठीक, निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समवलनीकरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों, समवलनीकरण कहलाती है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात यानी कि एंडोजेनिक बल क्षैतिज रूप से कार्य करता है, क्षैतिज, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होता है, और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्वरूप का निर्माण होता है, ठीक। तब यह प्रक्रिया समवलनीकरण कहलाती है, क्या कहलाती है, समवलनीकरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों, समवलनीकरण कहलाती है, ठीक। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समुद्र अधःस्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था होम्स एंड डेविस, एरियोप्राट, वेगनर और रेटजन, हेसियन डाइट्स। तो समुद्र अधःस्थल सिद्धांत, ठीक, ये हैश दिया था, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक। समुद्र अधःस्थल प्रसार का सिद्धांत हेस और डाइट ने प्रस्तुत किया, ठीक। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय कटकों के सहारे नए पदार्थ सतत रूप से निर्मित होते जाते हैं तथा कटक के सहारे दोनों तरफ सरकते हैं, ठीक, दोनों के सहारे सरकते हैं। इस संकल्पना के अनुसार सागर नितल में निरंतर प्रसार होता रहता है। ये जो संकल्पना है, सागर के जो नितल है उसे निरंतर क्या होता है, प्रसार फैला होता रहता है, तथा महासागरीय ट्रेंच के सहारे सतत रूप से प्लेट का विनाश होता है, ठीक। महासागरीय ट्रेंच या खाई के सहारे सतत रूप से प्लेट का विनाश होता रहता है। प्रश्न में दिए गए विकल्प के लेखक और सिद्धांत। आइए दोस्तों देखते हैं क्या दिया है। होम्स तापीय संवहन तरंग सिद्धांत होम्स दिया था, डेविस अपवर्तन चक्र दिया था, वेगनर दिया था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1912 में, ठीक, 1912 में दिया था। और टेलर दिया था महाद्वीपीय प्रवाह संकल्पना 1908 में दोस्तों। डेविस अपवर्तन चक्र दिया था 1899 में दिया था, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती, ठीक, पामीर घाट से नहीं निकलती। हिंदकुश पर्वत, हिमालय, कुनलुन पर्वत या खीगन पर्वत, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, खीगन पर्वत, ठीक, ऑप्शन डी खीगन पर्वत। जो कह रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है, खीगन है जो पामीर घाट से नहीं निकलती, ठीक, खीगन। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं।
कह रहा है कि पामीर की गांठ, जिसे पर्वतों की गांठ कहा जाता है, ठीक, इसको पर्वतों की गांठ कहा जाता है। पामीर घाट के पश्चिम में फैली पामीर घाट के पश्चिम में फैली हुई शाखा, जिसका विस्तार अफगानिस्तान एवं हिंदुकुश पर्वत के नाम से कुनलुन चीन के पश्चिमी भाग में तथा क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, जो लगभग और 3800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। वलित पर्वत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। खिगन चीन के उत्तर पूर्वी भाग में फैली हुई पर्वतमाला, जो पामीर घाट से भिन्न पर्वत है। ठीक, जो पामीर घाट से भिन्न पर्वत है। ठीक है दोस्तों, पर्वतमाला जो पामीर घाट से भिन्न पर्वत है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, पेनाइन फ्रांस में, सियरा नेवादा कनाडा में, वासजेस इटली में। ठीक, युग्म सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, तो युग्म सुमेलित है दोस्तों, आप सबको पता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दोस्तों जर्मनी में है। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट एक भ्रंश पर्वत है। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया दोस्तों कि एक भ्रंश है जो जर्मनी में स्थित है। ठीक, पेनाइन पर्वतमाला का विस्तार, जो पेनाइन पर्वतमाला विस्तार पश्चिमी मध्य भाग में है। कहाँ है? पश्चिमी मध्य भाग में। ठीक, पश्चिमी मध्य भाग में है। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया यूएस में स्थित विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। विश्व का सबसे अधिक विस्तृत यानी फैलाव में ब्लॉक पर्वत है। ठीक, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर तथा चौड़ाई 80 से 120 किलोमीटर है। वासजेस पर्वत का विस्तार फ्रांस में है। ठीक, वासजेस कहाँ है? जेस फ्रांस। ठीक, जेस पर्वत फ्रांस में। यह भी एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक फॉरेस्ट तथा वासजेस पर्वत के मध्य विश्व की सर्वाधिक व्यस्त व्यापारिक नदी राइन प्रवाहित होती है। कहाँ? किसके मध्य में? ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत के बीच में कौन सी जाती है? राइन प्रवाहित होती है। सर्वाधिक व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन विश्व की। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 370 नंबर कह रहा है नवीन वलित पर्वतों को टर्शरी पर्वत भी कहा जाता है। ठीक, इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसका व्याख्या हम देखते हैं। पहले तो दोस्तों एक देख लेते हैं कि ये नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। ठीक, टर्शियरी पर्वत कहा जाता है। ठीक, इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट के सहारे हुआ है। नहीं, रचनात्मक प्लेट के सहारे नहीं हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों इसके हम लोग पहले ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी सही है। ठीक, ये सही है परंतु आर गलत है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हर्षियन पर्वतीकरण के बाद एक शांत काल के पश्चात टर्शियरी युग में पुनः चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई, जो विश्व के वर्तमान उच्चतम या नवीनतम वलित पर्वतों का सृजन करता है। प्रमुख वलित पर्वतों में रॉकी, एंडीज, एटलस, हिमालय आदि। इसका निर्माण विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। ठीक, हिमालय जो है एंडीज विनाशात्मक प्लेट किनारों, रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होती है। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होती है, रचनात्मक प्लेट का नहीं होता है। ठीक है, विनाशात्मक प्लेट से बनता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।